नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग अभी तक के जितने भी लेक्चर बनाए गए हैं उन सबको देख चुके हैं। और आपको पता है कि अभी हम क्या है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर क्या है चर्चा कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सरकार के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा भी कि न्यायपालिका को क्या है, शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, क्योंकि क्या है, देखिए, व्यवस्थापिका को क्या है, नियमों का निर्माण करती है, ठीक है, और कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों का लागू करती है, ठीक है। अब व्यवस्थापिका जिन नियमों को बनाएगी और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए जिन नियमों को लागू करेगी, अगर न्यायपालिका ना होगी तो फिर वो जो नियम है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो प्रभावहीन हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है हमारे भारतीय शासन प्रणाली में, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, न्यायपालिका जो है वो राज्य में प्रभावी कानूनों की आवश्यकता अनुसार क्या करती है, व्याख्या करती है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर विचार कर उसको दंड प्रदान करती है। न्यायपालिका के द्वारा ही क्या है, संविधान की रक्षा की जाती है। और न्यायपालिका ही जो है, आप सब कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो है कानूनों की व्याख्या करने के क्रम में क्या है, नए कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली को। अब संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जैसा कि आपको पता होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्या है, जो सभी शक्तियां व संसाधन होते हैं वो केंद्र व राज्य के मध्य क्या है, आपस में बराबर तौर पर क्या है, बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होती है, धुरी न्याय प्रणाली की स्थापना की जाती है, ठीक है। किसकी स्थापना की जाती है? धुरी न्याय प्रणाली या धुरी न्याय पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, केंद्र से संबंधित विधि व मामलों की सुनवाई केंद्रीय न्यायालयों के द्वारा की जाएगी और राज्य से संबंधित विधि व मामलों की सुनवाई जो है वह राज्य के न्यायालयों के द्वारा की जाएगी। लेकिन हमारे भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने क्या करा, परंपरागत तरीके से हटकर एकीकृत न्याय प्रणाली की क्या की स्थापना की, जिसमें क्या है, केंद्र और राज्य न्यायालय को क्या है, ये अधिकार प्रदान किया गया कि वे दोनों ही क्या है, दोनों की विधि से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए नियमों की कानून जो भी कंडीशन है, देखिए, केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम और मामलों से संबंधित सुनवाई केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। वहीं राज्य के द्वारा बनाए गए नियम और मामलों से संबंधित सुनवाई राज्य और केंद्र भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक अंतर ये रखा गया कि अगर आप नीचे के नाले के द्वारा दिए गए निर्णय से असहमत हैं तो आप इसके ऊपर के नाले में क्या है, अपील कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी असहमत हैं तो फिर उसके ऊपर जो होगा उसमें अपील कर सकते हैं। जैसे कि सबसे नीचे कौन सा हुआ, सिटी कोर्ट, उससे ऊपर कौन सा हुआ, हाई कोर्ट, और उससे ऊपर कौन हुआ, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप सिटी कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी निर्णय से क्या है, असहमत हैं, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी निर्णय से आप असहमत हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, शरण ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या था, न्यायपालिका का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, न्यायपालिका की हम आवश्यक शर्तें पढ़ते हैं। क्योंकि न्यायपालिका जो है वो है शासन का सबसे प्रमुख अंग है, ठीक है। और इसके द्वारा ही क्या है, संविधान की रक्षा की जाती है और कानून के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाता है। और ये दोनों ही कार्य क्या है, अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये कार्य तभी संभव हो पाएंगे जब न्यायपालिका और न्यायपालिका की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्याय करने की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र रखा जाएगा। तो उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए क्या है,
हर लोकतांत्रिक देश में कुछ उपाय अपनाए जाते हैं या किए जाते हैं जो कि हो भी रहे हैं और आगे भी क्या है होते आ रहे हैं। तो उन्हीं को हम क्या है न्यायपालिका की आवश्यक शर्तों के तौर पर जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं न्यायपालिका की क्या है आवश्यक शर्तें होती हैं उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यायपालिका को शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या है कानून की या संविधान की रक्षा की जाती है और इसके उल्लंघनकर्ताओं को दंडित किया जाता है। और ये दोनों ही कार्य क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो कार्य हैं वो उसी स्थिति में संभव हो पाएंगे जब न्यायपालिका को और उसकी जो न्याय करने की प्रक्रिया है मीन्स न्यायिक प्रक्रिया है उसको स्वतंत्र रखा जाएगा। तो न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्र रखने के लिए कई प्रकार के लोकतांत्रिक गणराज्यों में क्या है कुछ उपाय बताए गए हैं और ऐसे उपाय हैं जो कि फॉलो किए भी जाते हैं और करे भी जा रहे हैं। इन्हीं को क्या है हम न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तों के तौर पर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्या शर्त है, तो पहली शर्त यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश उसकी नियुक्ति जो है वो स्वतंत्र आधार पर होनी चाहिए, ताकि वो अपने कार्यकाल के लिए किसी पर भी क्या है निर्भर ना रहे। ठीक है, ये भी देखा जाना चाहिए कि उसको किसी राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा स्वेच्छा से अपनी मर्जी से तो नहीं हटाया जा रहा। ठीक है, और आप देखते भी हैं कि हमारे भारत के संविधान में इस बात को फॉलो भी किया गया है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाए जाने संबंधी अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास ना होकर संसद के पास होता है। और संसद भी जो है उसको अपने 2/3 बहुमत के द्वारा हटा सकती है। ठीक है, जब 2/3 बहुमत संसद का पास हो जाएगा दोनों सदनों के द्वारा, तभी क्या है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर क्या है आरोप सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्थिक संरक्षण। जो न्यायाधीश है उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता और आर्थिक संरक्षण भी क्या है उपलब्ध कराना चाहिए। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। और जैसा कि आप सब देखते भी हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है वह भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। ठीक है, इस पर होता है भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। और आपको पता भी है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में क्या है किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, चाहे फिर कोई आपातकाल हो या फिर कोई युद्ध हो जाए या किसी भी प्रकार की कोई भी खराब कंडीशन में क्यों ना हो जाए, उनको क्या है भारत की संचित निधि में से धन निकालकर उनको उनका वेतन अदा किया जाएगा। संचित निधि का मतलब तो आप जानते ही हैं, मुसीबत पड़ने पर संभाल कर रखी गई धनराशि संचित निधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कार्य व्यवहार। इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की क्या है सार्वजनिक मात्रा में आलोचना नहीं कर सकते या आलोचना ही नहीं कर सकते। आप सब देखते हैं कि इतनी सारी सरकारें हमारे देश में सत्तारूढ़ थी और रही हैं, तो क्या होता है जब भी कोई सरकार कोई भी काम उठाती है तो इसका अपोजिट जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है उसका विरोध करने लगता है, आंदोलन करने लगता है, उस पर कई प्रकार के क्या व्यंग्य करने बढ़ जाता है। ठीक है, और उसको बदनाम करने की साजिश की जाती है। लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ क्या है ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उसके द्वारा दिए गए निर्णय की कहीं पर भी आलोचना नहीं कर सकते। यहाँ तक संसद को भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी भी न्यायाधीश के कार्य व्यवहार की क्या की जाए चर्चा की जाए संसद में। तो याद रखिएगा ये है चौथी शर्त। फिर आती है ईमानदारी से लागू। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं और उसके द्वारा प्रतिपादित ठीक है बनाए गए जितने भी नियम हैं और उसके द्वारा जितने भी दिए गए निर्णय हैं उन सभी का बखूबी से सम्मान किया जाए, पालन किया जाए, ताकि न्यायपालिका को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा न्याय के क्षेत्र में क्या है स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। और कार्यपालिका के द्वारा ना तो कोई ऐसा आदेश जारी किया जाना चाहिए या व्यवस्थापिका के द्वारा ना ही कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय निष्प्रभावी हो जाए।
तो उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यक जो शर्तें हैं वो आपने अच्छे से समझ ली। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या है, कभी कभार कोई ओटी बनकर आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। और कभी कभार आपको लिखने के लिए ही आता है कि न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तों के बारे में बताइए, तो मैंने क्या है आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए किसके बारे में, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय तो आएगा ही, ठीक है, उच्च न्यायालय भी आएगा, जिला न्यायालय भी आएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किसी भी राज्य की सबसे शीर्ष अदालत होती है, ठीक है, शीर्ष अदालत या सबसे बड़ी अदालत, या इंग्लिश में जिसको हम एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसके बाद दूसरा कोई ना हो, तो सबसे बड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारत की सबसे बड़ी अदालत है, जिसको क्या है, प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्या है अधिकार प्राप्त हैं, और इसकी मुख्य भूमिका जो है वो संविधान के रक्षक के रूप में है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी इसी भूमिका के तहत व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए ऐसे आदेश जो कि उसके दृष्टिकोण में संवैधानिक उल्लंघन करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हैं, को संवैधानिक उल्लंघन के आरोप में क्या है, निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि कब इसका गठन किया गया और कैसी क्या इसकी कंडीशन रही, ठीक है, उस समय से लेकर वर्तमान तक। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। ये जितने भी फैक्ट मैंने आप सबके सामने लिखे हुए हैं, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर तो आते ही हैं, साथ ही साथ ये कभी भी आपसे लिखित तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सारे आईएमपी फैक्ट हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1773 में हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और इसकी कुछ स्टोरी वगैरह भी आती है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और ये दोनों बातें पूछी जाती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब, तो कब हुई थी, 1773 में। किस एक्ट के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इसका नाम संघीय न्यायालय या फेडरल कोड रखा गया, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नाम संघीय न्यायालय या फेडरल कोड रखा गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इसका नाम संघीय न्यायालय या फेडरल कोड रखा गया, और नाम बदलकर एक बार पुनः स्थापना हुई 1937 में। दो बार अंग्रेजों के समय स्थापना हुई थी, सबसे पहले हुई थी 1773 में और इसके बाद हुई थी 1937 में, ठीक है। फिर जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो भारत के आजाद होने के बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय पहली बार भारत की जनता के सामने अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, तीनों की तीनों डेट जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पूछा जाता है कि सबसे पहले कब हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, तो 1773 में हुई थी। फिर नाम बदला गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान, नाम बदलकर संघीय न्यायालय या फेडरल कोड रखा गया, और इसके बाद 1937 में एक बार पुनः स्थापना हुई। और भारत की आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 के दिन एक बार पुनः क्या है, सर्वोच्च न्यायालय भारत की जनता के सामने अस्तित्व में आया। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सर्वोच्च न्यायालय? भारत के नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नई दिल्ली में एक तिलक मार्ग है जो कि मंडी हाउस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाए कि नई दिल्ली में वह कौन सी जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थित है, तो कहाँ पर है? तिलक मार्ग पर स्थित है, जो कि मंडी हाउस के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में, अच्छा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, या सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 124 में है। और जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को संभालने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और इन न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कार्यकाल में क्या है, संसद के द्वारा परिवर्तन किया जाता रहेगा, और समय समय पर क्या है, संसद इन न्यायाधीशों की संख्या में भी क्या है, वृद्धि करती रहेगी। ठीक है, तो संसद ने क्या करा, इस बात को फॉलो करा, और फॉलो कर कर क्या है, एक प्रमुख न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश से बढ़ाते 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 आज वर्तमान में संख्या जो है वो एक प्रमुख न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश तक पहुंच चुकी है। तो दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय जब सर्वोच्च न्यायालय पहली बार अस्तित्व में आया उस समय सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और वर्तमान में कितनी है, 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान संख्या भी पूछी जाती है और पहले की संख्या भी पूछी जाती है। फिर हम बात करें कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है नूतलपट्टी वेंकट रमण। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, नूतलपट्टी वेंकट रमण। अच्छा, एक बात और पूछा जा सकता है कि नूतलपट्टी वेंकट रमण भारत के किस नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले आंध्र प्रदेश व दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए इन्होंने अपना कार्यभार कब ग्रहण किया, तो इन्होंने अपना कार्यभार 24 अप्रैल 2021 के दिन से क्या है, ग्रहण किया था। तो सारी की सारी डिटेल क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे कोई छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि भारत के वर्तमान न्यायाधीश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो भारत के वर्तमान न्यायाधीश नूतलपट्टी वेंकट रमण है, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले आंध्र प्रदेश व दिल्ली उच्च न्यायालय के भी क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और इन्होंने अपना कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 के दिन से क्या है, ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके पहले कौन से न्यायाधीश थे, भूतपूर्व न्यायाधीश, तो इससे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े। और आपको बता दूं, जो शरद अरविंद बोबड़े थे ना, ये मुंबई व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। अब चूंकि आप सबको पता ही है कि हम मध्य प्रदेश की शासकीय सेवाओं की तैयारी करते हैं, तो ये फैक्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा न्यायाधीश है जो कि एक समय पहले मुंबई व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के पद पर पदासीन रह चुका है, तो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। और ये 47वें नंबर के क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फिर देखिए 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है वर्तमान, एक होता है भूतपूर्व और होता है पूर्ववर्ती। जैसे कि हम वर्तमान, हमारे मम्मी पापा भूतपूर्व, और उससे भी पहले हमारे दादा दादी। तो इससे भी पहले क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इससे भी पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख चीफ जस्टिस रहे हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंजाब, हरियाणा व असम उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानकारी। एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है
एक एक चीज़ ऐसी है जो कि आपसे कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पर देखा था कि एक फैक्ट लिखा था जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, छूट गया था। तो फैक्ट ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कन्या। हीरालाल जे कन्या जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले क्या थे, बम्बई उच्च न्यायालय के भी क्या है मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो यही वो फैक्ट था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था और आप लोगों को बताना छूट गया था। और अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पहली योग्यता तो वही है जो कि सब में कंपलसरी होती है, ठीक है, कि जो भी बंदा हो उसको कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए भारत के नागरिक होने के साथ साथ क्या है, उसे किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक क्या है न्यायाधीश के पद पर आसीन होना चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए संबंधित व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक क्या है न्यायाधीश के पद पर पदासीन होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक योग्यता और भी है, क्या है वो योग्यता यह है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक क्या है अधिवक्ता रह चुका है, ठीक है। देख लीजिए ऐसे ही कोई व्यक्ति क्या है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जाकर पदासीन नहीं हो जाता, काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो पहली क्या है भारत का नागरिक हो, इसके साथ साथ किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक क्या है वो न्यायाधीश रह चुका हो। साथ ही साथ वो किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक क्या है अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट रह चुका हो। और राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो, वो कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। जब ये सारी योग्यताएं किसी व्यक्ति के भीतर होंगी तो उस व्यक्ति को क्या है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं देखिए कार्यकाल के बारे में। दोस्तों जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि उसकी एक पदावधि निर्धारित की जाती है कि कोई व्यक्ति लगभग किस अवधि तक, ठीक है, उसकी एक आयु निर्धारित की जाती है कि संबंधित व्यक्ति क्या है इस आयु तक क्या है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को संभाल सकता है। तो हमारे भारत में क्या था, पहले तो 62 वर्ष हुआ करती थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु, ठीक है। और वर्तमान में कितनी हो गई है 65 वर्ष, ठीक है, वर्तमान में कितनी हो गई है 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि है 65 वर्ष। लेकिन इस अवधि से पूर्व भी क्या है वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र के द्वारा क्या है अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है उसे सिद्ध कदाचार, ठीक है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आरोप से भी क्या है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। सिद्ध कदाचार का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के भीतर क्या है बेईमानी है, ठीक है, वो अपने पद के द्वारा क्या है लोगों के माध्यम से क्या है गलत कर रहा है अपने पद के जरिए, ठीक है। और अक्षमता का मतलब यही है सीधा सीधा कि सामने वाला बंदा अपने पद को संभालने के योग्य नहीं है। तो क्या है अगर इस आरोप को लगाकर क्या है संसद अपने विशिष्ट बहुमत के द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्ताव पेश करेगी, ठीक है। दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के द्वारा जब इस आरोप को लेकर क्या है उसके विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो क्या है पेश यानी पास कर दिया जाएगा, तो क्या है वो व्यक्ति क्या है अपने पद से हाथ धो बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है उस व्यक्ति को पूरा पूरा ये अधिकार दिया गया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में क्या है अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं अभी मैंने आपको न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्तें बताई थी, तब मैंने बताया था ना कि न्यायाधीशों को ज़्यादा से ज़्यादा वो दो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया क्या। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि वर्तमान न्यायाधीश कौन है, नूतल पट्टी वेंकटरमण। इसके बाद इससे पूर्व जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, और इससे भी पूर्व जो पूर्ववर्ती न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या है, ऐसे न्यायाधीशों को यहाँ पर देखेंगे जो कि अपने साथ कोई ना कोई विशेषता लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आए थे। ठीक है, और उनको इनकी इसी विशेषता के कारण क्या है, काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। तो पहले नंबर पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी मीरा साहिब फतीमा बीवी। याद रखिएगा, मीरा साहिब फतीमा बीवी जो थी वो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अच्छा, ये कब नियुक्त हुई, तो 1987 में क्या है, ये नियुक्त हुई। ठीक है, और इनके अलावा सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना देसाई, ये भी क्या है, कुछ ऐसी महिलाएं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन होने का मौका दिया गया है। और यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान में इन्हीं में से 2 महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 2 महिलाएं जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो इतना याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी मीरा साहिब फतीमा बीवी, और कब नियुक्त हुई है, 1987 में। फिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से वह कौन सी महिला है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन नहीं रही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है कौन कौन सी है वैसे, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना देसाई, और इनके बाद जो भी आती है वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले दलित न्यायाधीश कौन थे, तो पहले दलित न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश जो थे वो थे के.जी. बालकृष्णन, जो कि 2000 में नियुक्त हुए थे। अच्छा दोस्तों, ये 37वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये क्या थे, केरल हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले न्यायाधीश कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश थे के.जी. बालकृष्णन। कब नियुक्त हुए, 2000 में क्या है, ये नियुक्त हुए। और 37वें क्या थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि एक समय पहले केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके बाद देखिए, प्रथम सिख के न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम सिख के न्यायाधीश थे जगदीश चंद्र खेर। याद रखिएगा, प्रथम सिख के न्यायाधीश थे जगदीश चंद्र खेर, जो कि 44वें नंबर के क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये वर्ष 2017 में क्या है, नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि ये देखिए, ये जो न्यायाधीश हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी, और ये 11वें नंबर के क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और ये मुंबई उच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले। तो इन्हीं को क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहले दलित न्यायाधीश कौन थे, के.जी. बालकृष्णन। पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फतीमा बीवी, और पहले सिख के न्यायाधीश जगदीश चंद्र खेर थे। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। तो ये तो हो जाते हैं न्यायाधीशों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन आधारित होता है, भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। फिर हम ये और देख लेते हैं कि इनको वेतन कितना मिलता है। तो वर्तमान समय में
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो है 2,80,000। याद रखिएगा, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है 2,50,000। ठीक है, तो वेतन भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने क्या है शो करी, और ये सारी की सारी बातें जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में क्या है आप कमेंट करिए, पूछिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया कीजिए और अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए जब आप अपना डिजिटल प्रेम हम पर बरसाएंगे तभी क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है ऐसी ही वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब वंदे भारत के साथ बने रहिए।